न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्घटना होने से बाल बाल बची शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, पशु चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने ट्रैक पर चढ़ा दी कार। गाजियाबाद के चिरंजीवी बिहार में एक बार फिर डकैतों का धावा, कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर डाली लाखों की डकैती। रिलायंस पावर प्लांट के लिए ली गई जमीन पर भूमाफियाओं का खेल, किसानों से एग्रीमेंट कर जमीन हथियाने का प्रयास। एसटीएफ के हत्या चढ़ा बावरिया गिरोह का खास सदस्य, 50,000 रुपए का था इनाम। और जांच में पार्षद के आरोप निकले सही, आईएमटी के लिए हो सकती हैं मुश्किलें। अब खबरें विस्तार से। फिल्मी स्टाइल में चोरी कर भाग रहे चोरों ने लोगों से बचने के लिए ट्रैक पर आती ट्रेन के सामने से कार भगाने की कोशिश की तो उल्टे उसकी चपेट में आ गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। 4 चोर रजापुर से स्विफ्ट डिजायर कार में सुअर चोरी कर भाग रहे थे। स्थानीय लोगों ने जब चोरों का पीछा किया तो उन्होंने कार को रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया, जहां से दूसरी लाइन से आती ट्रेन से कार टकरा गई। लोगों ने 4 में से एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके सुअर चोरी किए जा रहे थे। जिले में चोरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसकी एक वानगी रजापुर रेलवे फाटक पर देखने को मिली। 4 चोर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सुअर चोरी कर भाग रहे थे। लोगों ने जब चोरों का पीछा किया तो चोरों ने लोगों से बचाने के लिए गाड़ी को दिल्ली लखनऊ ट्रैक पर चढ़ा दिया, लेकिन तभी अपलाइन से दिल्ली से गुवाहाटी जा रही राजधानी एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक पर कार से टकरा गई। चोर कार को दूसरे ट्रैक पर पार कराने की कोशिश में थे। मामले को देखते हुए ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका, लेकिन फिर भी कार कई मीटर तक घिसट गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने 4 में से एक चोर को दबोच लिया। रजापुर के स्थानीय लोगों ने बताया कि यह चोर उनके सुअर चुराकर भाग रहे थे। उनका पीछा किया तो वे बुलंदशहर रोड की ओर भागने लगे। हाँ, पहले भी चोर आ चुके थे। अच्छा, हम इनका पीछा कर रहे थे ना। हाँ। तो कई बार हमने गाड़ी वीडियो हमारे पास वीडियो भी है इनकी। अच्छा, एफआईआर भी करी हुई है। किस क्षेत्र से ये? रजापुर वाल्मीकि मंदिर। अच्छा, अब इन्होंने जो है ये रेलवे ट्रैक से सुअर चोरा है। रेलवे ट्रैक से इन्होंने गाड़ी चढ़ाई। हाँ, जब हमने घेरे, जब ये गाड़ी छोड़कर भागे। अच्छा। और इनके 3 साथी भी थे। तो अब से पहले भी क्या इन्होंने? आपसे पहले भी किया, 2-4-5 बार किया है। वीडियो भी हमारे पास इनकी। अच्छा, चोरों को पकड़ने वाले लोगों ने बताया कि पिछले कई सप्ताह से कुछ लोग उनके सुअर चोरी कर रहे थे। सुअर चोरी की घटना भी सीसीटीवी में दर्ज हुई थी। इस मामले की शिकायत कविनगर थाने में भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुधवार को फिर से चोरों ने एक घर से 2 सुअर चोरी कर स्विफ्ट डिजायर कार में बंद कर दिए थे। जब यह लोग चोरी कर निकले तो इन पर नजर पड़ी, जिसके बाद कार का पीछा किया गया तो रेलवे ट्रैक पर इन्हें पकड़ा गया। रोड भी मिली है और रिवॉल्वर पिस्टल दिखाई इन्होंने अपने बचाव के लिए। अच्छा, जो 3 लोग भाग गए हैं, हाँ। ये हमने भाग के और पब्लिक ने हमारा साथ दे करके हमने इसे पकड़ा है। अच्छा। चौराहे से। अच्छा, तो तब हमने पुलिस 100 नंबर को लग नहीं रही थी, उसमें कुछ ऑप्शन होता है। हम जल्दी में मिला रहे थे, 112 भी मिला नहीं मिला। तो फिर रेलवे ट्रैक वालों ने पुलिस को फोन किया। अच्छा। तब पुलिस ने जो है इनको पकड़ा। लोगों का कहना है कि लगातार चोरी की घटना होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से चोर बेखौफ होकर पहले रात में चोरी कर रहे थे, अब दिन दहाड़े चोरी करने लगे थे। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस कार से ये लोग भाग रहे थे वह भी चोरी की है, क्योंकि कार से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। घर में चोरी कर चुके हैं, घर में से। पिछले हफ्ते घर में से ताला काट के ले गए जी। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने पहले कभी करी है? ये घर से वीडियो की है। रिकॉर्डिंग ये घर से वीडियो निकाल के ले जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर हुई इस घटना से रेलवे अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। मौके पर आरपीएफ और कविनगर थाना पुलिस पहुंची। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। अगर समय रहते ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाए होते तो चोरों की इस गलती का खामियाजा बड़े स्तर पर जान माल की कीमत देकर चुकाना पड़ता। हालांकि इस घटना में कार बुरी तरह से डैमेज हो गई है। कार में बैठे चोर की लोगों ने पिटाई भी की। पुलिस अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद में बदमाशों ने एक और डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। डकैती की यह घटना अवंतिका विहार में हुई। 2 माह पहले भी इस कॉलोनी में डकैती पड़ी थी। बुधवार तड़के 3 बजे 5 बदमाश ग्रिल फांदकर कारोबारी के मकान में घुसे और पत्नी और पति को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। कारोबारी का परिवार इतना डरा हुआ है कि इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के अवंतिका बी ब्लॉक में हथियारबंद बदमाशों ने बुधवार तड़के एक कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार बदमाशों ने कारोबारी सुरेश मित्तल और उनकी पत्नी उषा मित्तल की बेरहमी से पिटाई भी की है। बुधवार तड़के 3:30 बजे 5 बदमाश मकान की ग्रिल फाड़ कर घर के अंदर घुसे और जमकर लूटपाट की। जब कारोबारी दंपति ने इसका विरोध किया तो उन्हें बेरहमी से पीटा। आज थाना कवि नगर के अवंतिका चौकी क्षेत्र में सुबह 4 बदमाशों द्वारा एक घर में घुसकर लूटपाट करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर मेरे एवं उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। कुछ संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों ने कारोबारी के घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। उसके बाद आराम से फरार हो गए। सूचना मिलने पर एसएसपी और एसपी सिटी ने फोर्स के साथ मौके का मुआयना किया। इसके साथ ही पीड़ित दंपति का अस्पताल में उपचार भी कराया गया। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। घटना को लेकर पड़ोसियों में भय का माहौल है। चिरंजीव बिहार में 2 माह पहले भी डकैती की एक वारदात हुई थी। ये यहाँ पे सुरेश मित्तल जी के यहाँ कल रात को डकैती पड़ गई। इनके घर में 3 मेंबर रहते हैं और यहाँ पे 90% लाइटें जली नहीं थी। 6 महीने से हम लगातार नगर पालिका को लेटर लिख रहे हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं कि सही हो जाए, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं। यहाँ पे सामने ये रेलवे की लाइन से यहाँ पे आना आसान है बहुत, जैसे कि कोई भी चोरी डकैती करना यहाँ पे आसान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ किसी चीज का इंतजाम। कारोबारी सुरेश मित्तल और उनकी पत्नी उषा मित्तल अपनी बेटी के साथ रहते हैं। सुरेश मित्तल का कवि नगर में डिपार्टमेंटल स्टोर है। पीड़ित परिवार ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार किया। हालांकि डकैती की दहशत उनकी आंखों में देखी जा सकती है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बदमाशों ने हमें पीटा और लूटकर फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की टीम ने एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात बबलू बावरिया गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम था। बबलू बावरिया गिरोह के हाईवे पर लूट और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देता है। अस्पताल के बेड पर पड़ा इस आदमी की असलियत जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यह है कुख्यात बबलू बावरिया गिरोह का बेहद शातिर सदस्य रामू। इस पर 50,000 रुपए का इनाम है। बबलू बावरिया गिरोह हाईवे पर एक्सेल फेंककर लूटपाट करने और महिला एवं बच्चों के साथ कुकर्म करने के लिए कुख्यात है। बबलू को एसटीएफ की टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में जुलाई महीने में ढेर कर दिया था। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और मथुरा जनपद की नौझील थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक मुठभेड़ के दौरान रामू को गिरफ्तार किया। पश्चिमी यूपी एसटीएफ के एसपी कुलदीप नारायण के मुताबिक बल्लभगढ़ हरियाणा का रहने वाला रामू ने यमुना एक्सप्रेस हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पेरिफेरल रोड पर कई घटनाओं को अंजाम दिया है। रामू ने हाईवे पर एक्सेल फेंककर लूटपाट करने और महिलाओं के साथ बलात्कार करने की कई वारदातों को स्वीकार किया है। बावरिया गैंग के लोग रात के समय हाईवे पर साइकिल का एक्सेल फेंक देते हैं। जब गाड़ी एक्सेल के ऊपर से गुजरती है तो काफी तेज आवाज होती है। कार चालक यह समझता है कि कार में कोई खराबी आ गई है। वह कार सड़क के किनारे रोक देता है। इस बीच ये लोग अंधेरे से निकलकर कार में सवार लोगों को बंधक बना लेते हैं, उनके साथ मारपीट कर लूटपाट करते हैं। साथ ही कार में मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ कुकर्म भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 2004 में धौलाना क्षेत्र के 7 गांवों की जमीन पर रिलायंस पावर प्लांट लगना था। इसके लिए किसानों से 2,500 एकड़ जमीन ली गई थी, लेकिन पावर प्लांट नहीं लग सका। अब भू माफिया इन जमीनों को लेकर बड़ा खेल कर रहे हैं। इस मामले को पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर ने उठाया है। वे जल्द ही मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज कराएंगे। 2004 में धौलाना क्षेत्र के 7 गांवों से रिलायंस पावर प्लांट के लिए ली गई जमीन को लेकर भूमाफियाओं का नया खेल सामने आया है। भूमाफिया उन किसानों से बेहद कम राशि में जमीन का एग्रीमेंट करा रहे हैं जो किन्हीं कारणों से सरकार को मुआवजा वापस नहीं दे पाए। ऐसे करीब 980 किसान हैं जिन्होंने जमीन का मुआवजा तो ले लिया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद मुआवजा राशि सरकार को वापस नहीं कर पाए। ऐसे किसानों से भूमाफिया एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि इनकी जमीन को हासिल कर सके। पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि किसान
अपनी जमीन को वापस लेना चाहता है तो मुआवजा जमा कर दे और जमीन वापस कर दी जाएगी। और इसमें 147 किसानों ने तो मुआवजा वापस कर दिया, उनकी जमीन उनके नाम दर्ज हो गई। 513 किसान ऐसे थे जिनका मुआवजा नहीं मिला था, उनकी ऑटोमेटिकली वो दर्ज हो गई। हमारा ये कहना है कि जो सरकारी जमीन है, भूमाफियों ने भोले भाले किसान को बरगलाकर और एग्रीमेंट कराया है, ये सरासर धोखाधड़ी है। ये सरकार को धोखा दिया है, इसलिए तत्कालीन एसडीएम, सब रजिस्ट्रार और जो भूमाफिया हैं जिन्होंने अरबों रुपए का एक पैसा क्यों नहीं दिया, वहाँ आप जमीन लेने जाओगे तो 55 से लेकर 60 लाख रुपए बीघे है। 55 से लेकर 60 लाख रुपए बीघे है। इसलिए मेरा ये कहना है, ये 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में धौलाना क्षेत्र के 7 गांव की 2500 एकड़ जमीन रिलायंस पावर प्लांट के लिए ली गई थी। किसानों को जिस दर से मुआवजा दिया गया था उससे किसान सहमत नहीं थे। इसे लेकर बड़ा आंदोलन चला था। इस बीच अंबानी बंधुओं में विवाद हो गया और पावर प्लांट खटाई में पड़ गया। ज्यादातर किसानों ने मुआवजा राशि उठा ली थी। मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर हाई कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया कि जो भी किसान मुआवजा राशि वापस कर देगा उसे उसकी जमीन वापस दे दी जाएगी। करीब 500 किसानों ने मुआवजा राशि वापस कर जमीन ले ली, लेकिन ऐसे करीब 920 किसान थे जिन्होंने मुआवजा राशि वापस नहीं की। उनका कहना है कि मुआवजा राशि उनसे खर्च हो गई। इस मामले को लेकर रमेश चंद्र तोमर के नेतृत्व में किसानों के एक दल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। जो पावर प्रोजेक्ट अंबानी बंधु चला रहे थे, अंबानी बंधुओं में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया, उस झगड़े के कारण वो रिलायंस पावर प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन किसान आंदोलन करते रहे कि जिन भूमाफियों ने ऊर्जा विभाग की जमीन को भोले वाले किसान को बरगलाकर और एग्रीमेंट कराया है, उनकी जांच करके 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और जो संबंधित अधिकारी हैं, तत्कालीन अधिकारी जिनकी देखरेख में ये गोरख धंधा घोटाला पनपा है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनके साथ भूमाफिया एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब वे जैसे ही सरकार को मुआवजा राशि वापस करेंगे तो जमीन का मालिकाना हक भूमाफियाओं का हो जाएगा। अब मैं जिस विषय को मैं लेके कह रहा हूँ आपसे, आप ये है, मैं नाम भी बता रहे हैं, आपको नाम बता देंगे। जो विषय है उस विषय पे हम बात कर रहे हैं। जब उस विषय पर बात करेंगे तो उसको मिलेगी। सवाल ये है कि एग्रीमेंट हो रहा था, किसान ने क्यों विरोध नहीं किया, क्यों एग्रीमेंट नहीं जब पता देगा, ये बात बता देंगे। सम्मानित पत्रकार मित्रों, आदरणीय तोमर साहब ने जो विषय रखा है उसी को मैं कुछ और आगे एलोबरेट कर देता हूँ, केवल एलोबरेट कर रहा हूँ। विषय ये है कि रिलायंस की जमीन, रिलायंस पावर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन एक्वायर की। रिलायंस पावर प्रोजेक्ट पारिवारिक विवाद के कारण अधर में चला गया और किसान जो संघर्षरत थे वो सड़क पर भी थे मुआवजा बढ़ाने के लिए और अदालत में भी गए। अदालत ने ये आदेश कर दिया कि इस मसले पर भाजपा नेताओं का एक दल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले की जानकारी उन्हें देंगे। इस पूरे घोटाले में तत्कालीन एसडीएम की भूमिका की जांच कराने और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के जालौन शहर से एक ऐसी खबर आई है जिससे मनचलों को सबक मिल सकता है। सभासद का बेटा एक लड़की को छेड़ रहा था। लड़की ने शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर लड़की ने हिम्मत दिखाई और सभासद के बेटे को पकड़कर चप्पलों की बरसात कर दी। बीच रास्ते मनचले को पकड़कर 50 से ज्यादा बार चप्पलों की पिटाई की। घटना जालौन जिले के कादोरा थाना क्षेत्र की है। प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईएमटी की बिल्डिंग का नक्शा पास कराने को लेकर भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। मेरठ विश्वविद्यालय की जांच में इन आरोपों को सही पाया गया है। अब पार्षद राजेंद्र त्यागी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले में जीडीए के उन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने नक्शा पास किया था।
गाजियाबाद के राजनगर स्थित आईएमटी को लेकर अधिकारियों की लापरवाही या यूं कहे अनियमितता एक बार फिर उजागर हो गई है। भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी ने आईएमटी को आवंटित जमीन की जांच कराने की मांग की थी। आरोप लगाया गया था कि आवंटन से अधिक जमीन पर बनाई गई बिल्डिंग का नक्शा पास कर दिया गया। अब जांच में आरोप को सही पाया गया, लेकिन जीडीए जिसने नक्शा पास किया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कि जिस भूमि पर आईएमटी संचालित है वो भूमि लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद के नाम आवंटित है और कॉलेज की स्थायी मान्यता दिए जाने के कारण मेरठ विश्वविद्यालय में बंधक है। आप क्या मानते हैं कि इसकी मिलीभगत से सब काम चल रहा है? निश्चित रूप से जीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत है और एक आरोप और भी है। आवंटित भूमि कॉलेज के नाम वो 54,049 वर्ग गज थी, जबकि जीडीए ने 66,000 वर्ग गज से ज्यादा भूमि पर आईएमटी के पक्ष में नक्शा पास कर दिया। आईएमटी को ना तो 54,049 वर्ग गज भूमि कभी आवंटित हुई, आईएमटी को जो अवैध कब्जे में जमीन है ना वो कभी आवंटित हुई, फिर आईएमटी के पक्ष में नक्शा कैसे पास किया गया? मेरठ विश्वविद्यालय की जांच में पाया गया है कि आईएमटी मैनेजमेंट ने नियम तोड़े हैं। इन पर भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने का मामला राजेंद्र त्यागी ने एक बार फिर उठाया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में आईएमटी और जीडीए कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच साठगांठ का आरोप लगाया। हमारा शासन को भेज के हमने मांग की है 6 बिंदुओं पर, वो कागज में हमारे लेटर में है कि इसकी सीबीआई और कैग से जांच कराई जाए और मेरठ यूनिवर्सिटी की जांच के अनुसार कार्रवाई करते हुए कॉलेज के लिए आवंटित राजनगर भूमि से आईएमटी को बेदखल किया जाए। ऐसा नहीं होता तो राजेंद्र त्यागी का कहना है कि उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर आईएमटी को दी गई जमीन और बिल्डिंग का नक्शा पास कराने को लेकर जांच कराने की मांग की है। आईएमटी एक प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसका मालिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का परिवार है। आईएमटी को जमीन आवंटन को लेकर काफी समय से सवाल उठते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। शांतिनगर से उजाड़े गए परिवारों को फिर से बसाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद नगर निगम पर प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा। रालोद नेताओं ने शहर के भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नगर निगम में नगर आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जिसमें अवैध कॉलोनियां काटने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। रालोद नेताओं ने शांतिनगर में जिन लोगों के मकान ध्वस्त किए गए उनको वैकल्पिक मकान देने की भी मांग की। जीवन भर की कमाई को उसने उजाड़ दिया है। हमने मांग करी थी कि उनको फौरी तौर पर नहीं परमानेंट घर दिया जाए और हमारे घेराव के बाद एमएनए साहब ने वायदा करा है कि हम अलॉटमेंट लेटर उन गरीबों को देंगे जिनके घर उजाड़े गए हैं या आगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको हम अलॉटमेंट लेटर देंगे, सरकारी आवास देंगे जो सरकार के द्वारा बनाई गई। 19 सितंबर को नगर निगम ने शांतिनगर में 1 दर्जन मकानों को ध्वस्त कर दिया था। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का कहना है कि नगर आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में वे शांतिनगर के लोगों की हर संभव मदद करेंगे। शांतिनगर में जो 12 मकान तोड़े गए हैं और जिनके मकान तोड़े गए हैं वो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, वो सड़क पर आ गए हैं, काफ़ी परेशान हैं, कोई उनकी आवाज़ को उठाने वाला नहीं। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल ने आज नगर निगम को घेराव करने का प्रयास करा और नगर आयुक्त महोदय हमसे मिले। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम उन्हें जो नगर निगम द्वारा आवंटित जो और मकान हैं उनमें से उन्हें देने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का कहना है कि शांतिनगर को बसाने में नगर निगम की ओर से लापरवाही हुई है। अगर अवैध कॉलोनी थी तो हाउस टैक्स क्यों लिया जा रहा था? मैंने आपके अखबार के माध्यम से आवाज़ उठाई थी और उसमें एमएनए साहब ने बयान दिया था कि हम उनको फौरी तौर पर निवास देंगे जब तक वो अपना नया घर नहीं खरीद सकते। तो क्या ये 1-2 रुपए की चीज़ है कि आज मकान खरीदा और कल फिर दूसरा मकान खरीद लिया जाएगा? सारी जीवन की कमाई तिल तिल करके जोड़ी हुई उसको 20 साल बाद 15 साल बाद उजाड़ दिया। नगर निगम के अधिकारी की सीट पे आज ये वाले एमएनए साहब है, पहले एमएनए साहब रहे
क्या उनकी नाक कान आँख बंद थी? आज गरीब 2 मिनट में कैसे अपना घर खरीद लेगा? रालोद नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे। अगर नगर निगम ने लोगों को वैकल्पिक जगह नहीं दी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एमएनए साहब ने जो आश्वासन दिया है उनका भी धन्यवाद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन माफियाओं ने, भूमि माफियाओं ने ये काम किया है, उनके खिलाफ नगर निगम तुरंत कार्रवाई करे और उनको न्याय मिले। जैसे उन्होंने कहा कि अलॉटमेंट हम देंगे, ये हमारे प्रवक्ता जी से उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर नगर निगम ये कार्य अपना पूरा नहीं करती है तो राष्ट्रीय लोकदल फिर दोबारा नगर निगम को घेरने का काम करे। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने नगर आयोग से 2 टूक कहा कि शहर में भूमाफियाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नगर निगम को भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आगरा वल्लभगढ़ रेलवे रूट का एक डरावना वीडियो सामने आया है। रेलवे लाइन के किनारे कुछ छोटे छोटे बच्चे शरारत कर रहे थे। इस रूट पर हमेशा ट्रेनें आती जाती रहती हैं। किसी तरह के हादसे को रोकने के लिए जब रेलवे कर्मचारी वहां पहुंचे तो बच्चे भागने लगे। इस बीच एक बच्चा मालगाड़ी के पहिए के बीच फंस गया। ड्राइवर की सूझबूझ से बच्चे की जान बच सकी। वर्ष 2017 बैच की पीसीएस अधिकारी डॉक्टर सीमा ने बुधवार को गाजियाबाद में जिला पूर्ति अधिकारी का चार्ज संभाला। चार्ज लेने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राशन वितरण प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना होगा। वितरण को लेकर जो भी अनियमितता होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। कार्ड धारक को उसका हक मिले, इसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। नवनियुक्त जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा की गाजियाबाद में यह पहली पोस्टिंग है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में एक समिति का गठन किया जाएगा जो औचक निरीक्षण कर वितरण प्रणाली को सही करने का काम करेंगे। युग करवट से विशेष बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर वार्ता की। आपने जिला आपूर्ति पद पर ग्रहण किया, आपकी क्या प्राथमिकता है इस जिले के लिए? देखिए, मेरी प्राथमिकता सबसे पहला यही है कि हम हमारा जो प्रणाली है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हम उसको दुरुस्त करें। सबसे पहला तो हमारा यही है, जिसके लिए हम यहाँ पर एक कमेटी गठित करने की सोच रहे हैं कि हर एक एरिया के सप्लाई इंस्पेक्टर के द्वारा बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए ताकि वो अपने एरिया में देखें कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना नहीं हुआ है और कितने लोगों को, लाभार्थियों को नहीं मिला है और क्या रीज़न है, क्यों नहीं मिला है। और फिर उसके बाद में हम हर हफ्ते बैठकर उसकी एक कमेटी की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या कारण है उसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमें इस प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो हम उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद में उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड का वैसे ही टाइम है, तो कोविड के टाइम पे प्रायोरिटी में हम इसी को ही रखेंगे और उसके बाद में हम अपने डिपार्टमेंट में, जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजी को इतना हमने सब कुछ कर लिया है, तो टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे ताकि जितना भी हमारा काम है हम सबको ऑनलाइन रखें ताकि हर एक लोगों तक का इन्फॉर्मेशन ईजिली पहुंच सके और हमारे पास में भी हमारा एक डाटा हो ताकि हम ईजिली कंपेयर कर सके चीज़ों को कि कहाँ पर हम किस सेक्शन में और किस एरिया में हमारी कमी है, हम उसको सुधार सकें और हमें किस एरिया में काम करना है वो सब हम इसमें देख सकें। बाकी और जितनी भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो जैसे मैं फील्ड सर्वे पर जाऊंगी और अपने लाभार्थियों से बातचीत करेंगे तो उनकी परेशानियां जानेंगे, तो उसके हिसाब से ही हम अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। अभी जैसे कि आज ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो उसके हिसाब से जो अभी तक मुझे इस एरिया के बारे में पता चला है तो वो इतना ही है कि हमें अभी अपनी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और बाकी अगर कोई भी एरिया है तो हम उस पर भी उतने ही हिसाब से और उतने ही ध्यान से ध्यान देंगे जो भी हमें एरिया है जिस पे हमें काम करना है उसके हिसाब से। कोविड के दौर में देखने को मिल रहा है कि राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, लाखों लोगों को राशन मिलता है, वैसे में संक्रमण का खतरा बना रहता है, क्या कुछ कदम उठाएंगे इसके लिए? हमने ये हमारे ही डिपार्टमेंट से पहले ही इस बारे में इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि जो सिविल डिफेंस वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर सहायता करेंगे। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ में जो हमारे कोटेदार्स हैं जिनके पास में होता है, तो सिविल डिफेंस के लोग वहाँ पर आकर उनकी मदद करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और हमारे जितने भी कोटेदार हैं, जितने भी दुकान वाले हैं, उनके पास में सैनिटाइज़र और वो सब और अंगूठा लगाने से पहले वो वहाँ पर सैनिटाइज़ करवाया जाएगा। तो उसको इंश्योर करने के लिए अगर कोई भी हम अपने कोटेदारों से भी इस बारे में बात करेंगे कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आती है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना करने के लिए, तो जो वो जिस तरीके से हमें बताएंगे और उसके लिए जो भी सबसे बेटर तरीका होगा हम उसको अपनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकें उस एरिया में। आपके द्वारा औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे दुकानों में? बिल्कुल बिल्कुल।
जो कि हमारे हर एक डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल के अंदर ज़रूरत होगी, तो वो जितने भी हैं मैं निरीक्षण अपने आप जाकर एरिया में करूँगी। गौतम बुद्ध नगर के थाना धनकौर में दिल दहलाने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दो बेटे अपने पिता को बुरी तरह से पिटाई करते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बेटे अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे। जब पिता ने शराब पीने से मना किया तो दोनों ने बुजुर्ग पिता की पिटाई कर दी। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।